रात करीब 10:45 का वक्त था। नीले आसमान को काले बादलों ने ढक लिया था और हल्की बारिश धीरे धीरे एक तेज तूफान में बदल रही थी। दिल्ली से 3 घंटे दूर एक सुनसान हाईवे पर एक कार अपनी हेडलाइट्स के सहारे रास्ता खोजती हुई आगे बढ़ रही थी। कार में 4 लोग थे। विशाल, उसकी मंगेतर नेहा, दोस्त अर्जुन और अर्जुन की बहन माया। उनका प्लान मसूरी के पास एक ऑफबीट जगह जाने का था, एक पुराने रिसॉर्ट में ठहरने का जो पहाड़ियों के बीच कहीं छिपा था। वो रिसॉर्ट इंटरनेट पर नहीं था, लेकिन अर्जुन को किसी लोकल टूर गाइड ने उसकी जानकारी दी थी। बहुत शांत जगह है, ट्रैफिक नहीं, शोर नहीं, बिल्कुल अकेली, बिल्कुल सुकून वाली। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। वाइपर लगातार शीशे पर पानी साफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने का नजारा अब भी धुंधला था। यार अर्जुन, तुझे यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं? विशाल ने पूछा। हाँ भाई, मैंने गूगल मैप डाउनलोड कर लिया था। ये शॉर्टकट है। ये पुरानी रोड सीधे रिसॉर्ट के पीछे की पहाड़ियों तक जाती है। लोकल लोग इसे भूली सड़क कहते हैं। नाम तो सुनकर ही डर लग रहा है, नेहा ने कहा। इतनी वीरान है ये सड़क, और एक भी गाड़ी नहीं दिखी पिछले आधे घंटे में। माया चुप थी। वो खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल को घूर रही थी, जैसे वहां कुछ देख रही हो। कुछ दिखा तुम्हें? नेहा ने पूछा। माया ने धीमे स्वर में कहा, शायद एक औरत। क्या? कहां? विशाल ने अचानक ब्रेक दबा दिया। सड़क पर कुछ नहीं था, बस झाड़ियों से टकराती बारिश और सड़क के किनारे झुकते गिरते पुराने पेड़। शायद मेरी नजर धोखा दे रही थी, माया बोली, लेकिन उसकी आंखें अब भी बाहर किसी को ढूंढ रही थीं। फिर अचानक रेडियो चालू हो गया, बिना किसी ने बटन दबाए, और उसमें से एक अजीब सी आवाज आई। तुम यहां क्यों आए? यहां कोई नहीं आता। जो आते हैं लौट कर नहीं जाते। चारों एक दूसरे की ओर देखने लगे। विशाल ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन ठीक 2 सेकंड बाद रेडियो खुद से फिर चालू हो गया। इस बार आवाज गूंज रही थी, बच्चों की धीमी हंसी, उसके बाद चीखें और फिर खामोशी। नेहा की सांसें तेज होने लगीं। अर्जुन ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। कोई सिग्नल नहीं है, उसने कहा। हमें वापस मुड़ना चाहिए, नेहा ने कहा। हम जंगल के बीच हैं और जीपीएस भी नहीं चल रहा है। अगर रास्ता याद नहीं रहा तो हम पूरी रात यहीं भटकते रहेंगे, विशाल बोला। आगे जो भी हो, हम रिसॉर्ट तक पहुंचे बिना नहीं रुकेंगे, अर्जुन ने जिद करते हुए कहा। कार फिर से चल पड़ी। मिनट बीतते गए, लेकिन न सड़क बदली, न आसपास का जंगल। जैसे वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हों। फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा। कार किसी चीज से टकराई थी। चारों का सिर झटका खाकर आगे की तरफ झुका। बाहर उतरकर देखने पर कुछ नहीं था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ एक टूटी हुई लाल फ्रॉक पड़ी थी और उसके पास एक बेजान, बिना सिर की गुड़िया। नेहा जोर से चिल्लाई, ये सब क्या हो रहा है विशाल? विशाल ने झुककर गुड़िया को छूने की कोशिश की। तभी गुड़िया की आंखें खुल गईं। उसने धीमे स्वर में फुसफुसाया, वो आ रही है। चारों भागकर फिर कार में बैठ गए। कार स्टार्ट की, लेकिन इंजन ने आवाज ना नहीं की। दूसरी बार कोशिश, इंजन ने सिर्फ कर्र की आवाज दी। तीसरी बार इंजन स्टार्ट हुआ। कार ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। पीछे माया रो रही थी। उसने कहा, मैंने देखा वो औरत, उसके बाल जमीन तक थे और उसकी आंखें काली नहीं थीं, आंखें थीं ही नहीं, बस गड्ढे थे। तभी कार के शीशों पर खून के हाथ के निशान उभरने लगे, जैसे कोई बाहर से खिड़की पर लकीरें खींच रहा हो। सामने की विंडशील्ड पर खून से लिखा था, अब तुम भी यहीं रहोगे? यह सपना है, यह सपना है, नेहा खुद से कहती रही। लेकिन सब कुछ सच्चा था। एक डरावना, जिंदा, ब्रीदिंग नाइटमेयर। कुछ ही दूरी पर एक पुराना बंगला दिखा, खंडहर, टूटी दीवारें और एक जंग लगा हुआ लोहे का गेट। गेट अपने आप खुल गया। हमें कार अंदर ले जानी चाहिए, अर्जुन ने कहा। विशाल ने कहा, तुम पागल हो गए हो? उस बंगले में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कार गेट के अंदर गई। जैसे ही गेट पार हुआ,
वो अपने आप जोर से बंद हो गया। बाहर की दुनिया जैसे गायब हो गई हो। चारों ने बाहर देखा। अब बाहर वैसा जंगल नहीं था, बस धुंध, बहुत गहरी सफेद धुंध, और उस धुंध में वो परछाइयां। बंगले की खिड़कियों में दिए जल उठे। बिना किसी के उन्हें जलाए दरवाजा खड़खड़ाया। मैं बाहर नहीं जा रही, नेहा रोने लगी। विशाल ने कहा, अगर यहां कुछ है तो हमें पता लगाना होगा। उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला। धरती पर कदम रखते ही उसे एक ठंड महसूस हुई, जैसे उसकी रूह को कोई छू गया हो। उसने धीरे से बंगले का दरवाजा खोला और दरवाजे के अंदर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराने चित्र, छत से लटकते झाड़ फानूस और हर चीज पर जमी हुई धूल। और उस गलियारे के अंत में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिना चेहरा, लंबे बाल। उसके शरीर से कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन उसके सामने आते ही सभी के कानों में एक ही फुसफुसाहट गूंजने लगी, अब तुम हमारे हो। वो औरत अब भी दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा को भारी बना रही थी। सांसें लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे किसी ने गर्दन पर हाथ रख दिया हो। विशाल ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी बत्तियां अपने आप बंद हो गईं। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। नेहा ने डर के मारे विशाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन और माया एक दूसरे से चिपक गए। अचानक किसी के चीखने की आवाज आई, बहुत पास से। फिर दीवारें अपने आप कांपने लगीं। ऊपर से पंखा जोर से घूमने लगा, लेकिन उलटी दिशा में फर्श पर से कुछ सरकने की आवाज आई, जैसे किसी ने जमीन पर नाखून से खरोंच मारी हो। टॉर्च जलाते ही उन्होंने देखा, दीवार पर किसी ने लिखा था, वो तुम्हें खा जाएगी। और उसी दीवार से खून टपक रहा था। माया ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। कहां जाई? अर्जुन चिल्लाया, गेट अपने आप बंद हो गया है। जंगल गायब है, बाहर सिर्फ धुंध है। नेहा ने देखा कि सीढ़ियों के नीचे एक कमरा था, आधा खुला। शायद नीचे की मंजिल में बाहर का कोई रास्ता हो, उसने कहा। चारों ने मिलकर दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगे। हर सीढ़ी पर जाते वक्त लकड़ी चटक रही थी। नीचे की हवा और भी ठंडी थी, और बदबू, सड़े मांस की बदबू, इतनी तीखी कि माया को उल्टी हो गई। नीचे का कमरा पुराना तहखाना था। दीवारों पर लोहे की जंजीरें टंगी थीं। जमीन पर जले हुए शरीरों के निशान, राख और खून की परत। एक कोने में एक बड़ी पुरानी किताब पड़ी थी। विशाल ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह बंगला पहले ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह का था, जो तांत्रिक विद्या में विश्वास रखता था। उसने 1944 में अपनी पत्नी और 3 बच्चों को तंत्र साधना के लिए जिंदा जला दिया, और तब से यहां हर अमावस्या को आत्माएं जागती हैं, नए शरीर ढूंढने के लिए। नेहा कांपती हुई बोली, आज क्या तारीख है? अर्जुन ने मोबाइल देखा, जो अब भी डेड था, लेकिन स्क्रीन पर किसी ने खून से लिखा था, आज अमावस्या है। चारों समझ चुके थे, वो सिर्फ एक बंगले में नहीं, एक नरक में फंस चुके हैं। अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो गया, जोर की आवाज के साथ। अब वे अंदर फंस चुके थे। फिर सामने की दीवार अपने आप फट गई, और उसके पीछे से हड्डियों का एक ढेर निकला, जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले रहा था। उस औरत की शक्ल, वही लंबा चेहरा, बिना आंखें, खुले बाल और सफेद साड़ी। लेकिन इस बार उसके हाथ पांव लंबे हो चुके थे, जैसे सांप के जैसे मुड़ते हुए। उसने फुसफुसाकर कहा, अब बारी तुम्हारी है। उसने हवा में हाथ घुमाया, और अर्जुन जमीन से 6 फुट ऊपर उठ गया। उसकी गर्दन अपने आप मुड़ने लगी। नहीं, माया चीखी, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। कड़क, अर्जुन की गर्दन टूट गई। उसका शरीर धड़ाम से गिरा। आंखें खुली रह गईं, लेकिन जान जा चुकी थी। माया उसके पास दौड़ी, लेकिन तभी फर्श के नीचे से 2 हाथ निकले और उसे नीचे खींच लिया। उसकी चीख कमरे में गूंजती रही, जब तक वो आवाज एक अजीब सी खामोशी में बदल न गई। अब बचे थे सिर्फ विशाल और नेहा। दरवाजा अब भी बंद था, और वो औरत अब उनके बिल्कुल सामने थी। विशाल ने जेब से लाइटर निकाला और जमीन की तरफ फेंककर आग लगाने की कोशिश की। वहां राख और तेल पहले से फैला हुआ था। कमरे में आग लग गई। वो औरत आग में झुलसने लगी, लेकिन उसकी चीख इंसानी नहीं थी। वो किसी जानवर जैसी, भयानक, गहरी और आत्मा को चीर देने वाली चीख थी।
दरवाजा अपने आप खुल गया। विशाल ने नेहा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ दौड़े। जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़कर वे बंगले से बाहर पहुंचे, लेकिन गेट अब भी बंद था। धुंध इतनी गाढ़ी थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी नेहा ने कहा, सुनो। पीछे देखा तो औरत अब भी जिंदा थी। उसका पूरा शरीर जल चुका था, लेकिन वो अब भी चल रही थी। वो पास आती गई और अचानक सारी दुनिया अंधेरे में डूब गई। सुबह 5 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोककर देखा। एक कार हाईवे पर खड़ी थी, चालू इंजन के साथ। अंदर 2 जले हुए शव, एक महिला, एक पुरुष। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी को आखिरी बार देखते हुए मर गए हों। कार के शीशे पर लिखा था, वो अब हमारे हैं। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।